नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम ताजमहल पर भगवा की नो एंट्री। अयोध्या के तपस्या छावनी के जो महंत हैं, परमहंस जो हैं, वो आगरा आते हैं और आगरा आकर ताजमहल का दीदार करने की हसरत लेकर आते हैं, जहां पर सीआईएसएफ जवानों द्वारा उनको ताजमहल में प्रवेश नहीं दिया जाता है। जिसके बाद जो जगत गुरु हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि उनकी वेशभूषा चूंकि भगवा थी, इसीलिए उनको सीआईएसएफ के कमांडोज ने ताजमहल के अंदर नहीं जाने दिया। मुद्दा बड़ा है, इस पर काउंटर भी हुआ। एएसआई के जो चीफ हैं उनका ये कहना है कि उनके हाथ में लोहे का ब्रह्मदंड था, जिसकी वजह से परमहंस जगत गुरु अंदर नहीं जा पाए, वो अंदर जाना अलाउ नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल है। स्वच्छ संवाद की परंपरा को कायम रखेंगे। हमारे साथ गौरव रजावत हैं, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, अपने तेज तर्रार और तल्ख अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इनके अलावा लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र मनकामेश्वर महंत के जो मठ है उसके महंत हैं मेरे साथ योगेश पुरी जी, वो इस चर्चा में हमारे साथ देंगे। इसके अलावा समी अगाई साहब हैं, जो गरीबों, वंचितों, मजलूमों की आवाज़ समय समय पर अनेक सामाजिक प्लेटफॉर्म पर उठाते रहते हैं और वो भी इस चर्चा में हमारे साथ देंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सरोज अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे गौरव रजावत जी से। गौरव जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र धारण करते हैं, सीट के पीछे भी भगवा लगाते हैं। क्या कारण कि एक भगवाधारी संत को ताजमहल पर प्रवेश नहीं दिया गया? नैतिक जिम्मेदारी आपकी, पहला प्रश्न इसीलिए, सत्ता में भी आप हैं। देखिए, नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ जितने भी पुरातत्व विभाग के जो जितनी भी इमारतें हैं और प्राचीन काल हैं, और उस इमारत की सुरक्षा का भी एक अपना एक अलग विषय है। वहाँ अधिकारी उस चीज़ के लिए स्वतंत्र प्रणाली है और अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप हम लोगों की सरकार का कहीं तक उस कथन को नहीं करने का प्रयास रहता है कि ना किया जाए। अगर परमहंस जी वहाँ गए थे, कुछ भी उसमें त्रुटि हुई है, केंद्र सरकार ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं और जांच में अगर कोई भी दोषी उस विषय में जाएगा तो आप निश्चित मानिएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी के वस्त्रों को देखकर उसके पहचान करना, किसी के वस्त्रों को लेकर उसको रोकना या वस्त्रों का विषय ना होकर अगर अपना दंड बात कही है तो धर्म दंड उनके हाथ में था। अगर उसकी स्वतः प्रयास में अगर उनको ऐसा लगता है कि ये सब है तो उसके लिए समिति है। और आज भी एएसआई के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि नहीं, परमहंसाचार्य जी का आरोप है, उनका ऑफिशियल बयान है कि मेरे भगवा वस्त्रों को देखकर नहीं जाने दिया मुझे। अगर ऐसा किया है तो आप स्वतः ही समझिए, इस देश में लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है और लोकतंत्र में कहीं भी किसी के वस्त्रों के द्वारा उसको किसी भी स्मारक या किसी भी स्थल में जाने से नहीं रोका जा सकता। नहीं, इससे पहले भी विदेशी मॉडल्स केसरिया बाना पहन के आए थे, उनके भी मॉडल्स के जो केसरिया पटके थे वो उतार दिए गए। ऐसा भी बीच बीच में आता रहता है। अगर ये सब हुआ है और मेरे प्रथम दृष्टया मुझे भी पता है कि वो सब हुआ है, तो हम उसको इस विषय को सरकार की जांच समिति और सरकार के जो अंग हैं उन पर छोड़ने का ज़्यादा प्रावधान ठीक है कि जहाँ भी जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। क्या लग नहीं रहा है कि इसको अचानक से एकदम कंट्रोवर्सी दी जा रही है लगातार भगवा वस्त्र पे? चूंकि वो अब 5 तारीख को भी उन्होंने ऐलान किया है परमहंसाचार्य ने कि मैं फिर आऊँगा, ब्रह्मदंड के साथ आऊँगा। आपने जो कहा है ना, कंट्रोवर्सी दी जा रही है, तो जहाँ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस बात को स्वीकार कर ले कि एक सुरक्षित और स्वस्थ शासन के ऊपर, कार्यप्रणाली के ऊपर इसको कंट्रोवर्सी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस बात को नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, परमहंसाचार्य कह रहे हैं इस बात को। हाँ, मैंने कहा, मैंने उनके बयान को आगे करा है, मैंने उनके बयान को आगे किया है कि चलिए कंट्रोवर्सी दी जा रही। तो आप जानते हैं कि हिंदुत्व पर हमेशा प्रहार हुआ है, चाहे वो नालंदा और तक्षशिला रहे हो, चाहे हमारा सोमनाथ का मंदिर रहा हो, चाहे आज़ादी के बाद आक्रांताओं का विषय रहा हो, चाहे अंग्रेजी पश्चिमी सभ्यता का विषय रहा हो, हमारे हिंदुत्व और सनातनी परंपरा पर हमेशा आघात होता आया है। चाहे अक्षरधाम हो या कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल हो, वो आज पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन हिंदुत्व और भगवा इतना कमजोर नहीं कि इनकी चुनौती को स्वीकार न कर पाए। गौरव जी, क्या कहीं ना कहीं जैसे अभी आपने कहा कि चौथा स्तंभ, क्या गलती कहीं चौथे स्तंभ की है कि वो इस चीज को इतना हाईलाइट क्यों कर रहा? सर, चौथे स्तंभ आप जानते हैं, अगर आज भी हमारे देश में कहीं भी किसी के घर में कोई झगड़ा होता है तो आप जानते हैं कि सरकारी कार्यप्रणाली पर हमें कितना भरोसा है। 2 भाई भी लड़ते हैं तो कहते हैं आई सू इन कोर्ट। तो न्यायपालिका पर अपने परिवार से ज़्यादा भरोसा ये संविधान की स्वच्छता का पहला प्रमाण है। और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए गलत नहीं हो सकता क्योंकि हर जगह हम एक बात कहते हैं ना कि हर जगह सरकार और सरकार के अधिकारी नहीं पहुंच पाते, लेकिन उस जगह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पहुंच पाता है, जिसको हम सम्मान से मीडिया पत्रकारिता का नाम देते हैं। अगर वो किसी विषय को कह रहे हैं तो वो प्रामाणिकता के आधार पर कहते हैं, और प्रामाणिकता का आधार होना इस देश में इस बात की
परिकल्पना को आधारित करता भी है। और वो आपने देखा है कि चाहे आप अभी इन्होंने कहा कि जब आचार्य परमहंस जी ने ये वाला सवाल कहा है कि साहब मेरा भगवा वस्त्र देख के मेरे साथ ऐसा हुआ, तो इस बात को कौन उठा रहा? अगर उनके साथ गलत हुआ है तो इस बात को उठाने का काम तो मीडिया ने किया, और मीडिया के उठाने के तहत सरकार ने इस पर एक्शन लेने का काम किया। कहीं ना कहीं लोग सनातन संस्कृति के भाग हैं परमहंसाचार्य जी। उनका कहना यह है कि ताजमहल के अंदर शिवलिंग है, मैं उसके दर्शन करने आया था, मुझे रोक लिया गया। तो क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हो रही है कहीं पे? संत श्रोमणियों का जो कथन रहा है वो हमारे लिए ध्येयवाक्य रहा है। जब हम अपना जन्म लेते हैं तो हमारी माँ हमारा पहला शिक्षक होती है, जो हमें रिश्ते नाते बताती है। तो गौरव राजावत मानते हैं कि शिवलिंग है अंदर। दूसरा हमारा गुरु होता है जो हमें बताता है कि आप मानते हैं कि जहांगीर और औरंगजेब के नाम पर इस पूरे भारत में रोड बनाना सही है? आप मानते हैं? तो मैं नहीं मानता हूँ। भारत का संविधान आक्रांताओं के नाम पर किसी मार्ग का नाम रख देंगे जो विदेश आक्रांत हमारे देश को लूटना है, तो आप मानते हैं? मैं संतों के कभी मान के समर्थन में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम राष्ट्रनीति के लिए राजनीति करते हैं, हम राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते। क्योंकि हम कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ थर्ड की बात कहीं कही जाती है, तो हम लोग। समी अगाई जी, गौरव राजावत ने बहुत बड़ी बात उठाई। आक्रांताओं के नाम पर देश के रोड बनाए जा रहे हैं, नाम बदलने का सिलसिला भी भगवा ब्रिगेड ने शुरू कर दिया है, क्या कहना है? देखिए, गौरव राजावत का अपना आकलन हो सकता है, और निश्चित तौर पर देश की जंग आज़ादी के, अगर उनको सिरमौर में अपने ढंग से कहूँ तो बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह थे, और उनके नेतृत्व में जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। अगर वो आक्रांता थे तो फिर देश की आज़ादी के लिए उनके पुत्रों को सर कलम करके अंग्रेज़ों को पेश किया। इससे बड़ी और प्रमाणिकता हो नहीं सकती। ये अपना अपना आकलन हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि विषय था कि जगत गुरु महोदय जो है ताजमहल पर तशरीफ़ लाए थे। ताजमहल एक प्रेम की निशानी है, पूरे विश्व में एक प्रेम का संदेश जाता है, और निश्चित तौर पर लाखों लोग उनके ताजमहल के दर्शन करने आते हैं, और वहाँ किसी की वेशभूषा या पोशाक या कपड़े पहनकर। समी अगाई जी को यही रोक रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी का जो वाक्य था कि उसमें शिवलिंग है तो दर्शन शिवलिंग के किए जाते हैं, ताजमहल को लोग सिर्फ देखने आते हैं। समी अगाई जी ने कहा कि दर्शन करने आते हैं, तो समी अगाई जी इस बात को शायद स्वीकार कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस जी की बात को। आप बताइए, मैं आपसे समी अगाई जी ने स्वीकार किया है, तो लोकतंत्र की एक स्वस्थ और स्वच्छ प्रणाली, इसका परिणाम है। समी अगाई जी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इस बात को। गौरव जी, ऐसा है, आप किस तरीके का कौन सा आकलन करते हैं, ये आपका अधिकार क्षेत्र है। मैं ये कहता हूँ कि अगर हिंदी आपने कहा कि दर्शन करने आते हैं, अब आप सुनोगे नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी ना। आपने, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके जो भी उद्बोधन था उसमें आपने जो भी बात, मैं ये कहता हूँ हिंदी वर्णमाला में दर्शन शब्द जो है वो दर्शन को देखने का मतलब है कि हम सारे विश्व से लोग उसको देखने आते हैं। ताजमहल को देखने वो बताएंगे। महंत जी बैठे हैं, बताएंगे। महंत जी बैठे हैं, मैं महंत जी के बात भाई अगर आप बोलने नहीं देंगे, अगर मैं महंत जी के बात में बोलूंगा तो सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। कहीं भी हिंदी मड़वाड़ा में ये नहीं लिखा दर्शन सिर्फ जगन्नाथ के किए जाते हैं, दर्शन भगवान के किए जाते हैं, दर्शन हमारे भाई गौरव जी किए जाते हैं। आप अगर इंटरटेनमेंट को दर्शन का नाम दे देंगे तो मैं तो स्वीकार नहीं करूंगा। आप सुनिए बात कहाँ हो रही है। अमित जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, बात होनी नहीं दी जाएगी तो फिर क्या मतलब है? इनके विषय को अगर मैं छेड़ूंगा, इनके विषय को मैं छेड़ूंगा तो सूरज को दिया दिखाने का काम होगा, जो मेरा सामर्थ्य नहीं है कि महंत जी के विषय में छेड़ने का प्रयास करूं। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि पूरे विश्व के लोग ताजमहल के दर्शन करने आते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, और दर्शन से आशय मेरा ये है कि लोग उसके दीदार करते हैं, और वहाँ किसी वेशभूषा के आधार पर, किसी के कपड़ों पर इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। जैसा अमित जी ने कहा अभी कि वही शंकराचार्य जगत गुरु जी ने ये आरोप लगाया है कि मुझे कपड़ों के आधार पर जो है अंदर दर्शन करने के लिए प्रवेश नहीं दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इसमें एक बात अभी आपने स्वयं जोड़ी थी कि मैं महादेव जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो ताजमहल के अंदर कोई महादेव के दर्शन करने का स्थान तो है नहीं। अगर आप उसको कुछ और मानते हैं वो एक आपकी आस्था हो सकती है, लेकिन ताजमहल आज पूरे विश्व में ताजमहल के नाम से ही प्रसिद्ध है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि जगत गुरु महोदय ने भारत सरकार के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि भारत सरकार ताजमहल को क्या मानती है। ताजमहल को ताजमहल मानती है या तेजू महल मानती है या महादेव का स्थान मानती है, ये सरकार तय करे।
लेकिन जिस प्रकार की आप बातें हो रही हैं, जिस भारत प्रकार सरकार से का पुरातत्व विभाग जी हर उस इमारत को सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेस मानता है जो संविधान में अंकित है। नहीं तो और संविधान में सुन अंकित है तो भैया अगर वो लीजिए, अगर उसका आपका ताजमहल विषय हो सकता होगा, आपका विषय हो सकता होगा, नहीं, मेरा विषय नहीं है। राम की जन्मभूमि पर बाबरी को तैनात करते हैं और उसके विध्वंस को लोकतंत्र के खतरे का नाम देते हैं। देखिए गौरव भाई, बात सुनिए, आप उस बात को जो भी समी भाई ने कहा, समी भाई ने जो बात कहा वो बात मेरी सुन लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप विषय को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि सरकार क्या मानती है, सरकार मानती तो सुन लीजिए, 5 साल 1 महीने 4 दिन की सरकार उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा मजहब के नाम पर नहीं हुआ। नहीं, दंगे की तो बात ही नहीं, ताजमहल को देखने की बात हो रही है गौरव भाई। ताजमहल के देखने की बात हो रही है, उसके दर्शन करने की बात हो रही है। किसने मना किया ताजमहल के लिए? हिंदू मुस्लिम सब देखने जाते हैं ताजमहल। पूरे विश्व के लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है? ताजमहल किसी विशेष समुदाय का नहीं है, कोई नहीं कह रहा है। पूरे भारत का आज है। तक ताजमहल संविधान के अनुकूल जितनी भी मेरी ताजमहल में जांच की है, किसी विशेष जाति ने उस पर अपना अधिकार, अरे मेरी बात सुनिए, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स उस आंकलन के हिसाब से अपनी पूरी जांच प्रणाली करके परमहंसी भी वहां गए हैं। तो टिकट ऐसे पे आरोप लगाए। मैं मेहनत जी के पास आ रहा हूँ, मेहनत जी के पास आ रहा हूँ। पुरुषोत्तम नागेश एक बहुत बड़े शोधकर्ता और इतिहासकार हैं, मेहनत जी के पास आ रहा हूँ। उनका कहना ये है कि इस आगरा में 5 शिव मंदिर थे, जिसमें जो ताजमहल है वो भी नागेश्वर के नाम से जाना जाता था, और इसकी स्थापना महर्षि अंगिरा जी ने की थी, जो कि शिव जी के उपासक थे। चूँकि आप एक बहुत लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है मनकामेश्वर, वहाँ के आप मेहनत है, क्या आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पे? आप केवल ताजमहल को ही शिव मंदिर के बारे में क्यों बोल रहे हैं? वस्तुतः अगर देखा जाए तो आगरा ही अपने आप में शिव नगरी के रूप में विकसित है। आगरा के 4 सीमाओं पे 4 महादेव, मध्य में मनकामेश्वर नाथ, और इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है, सबसे प्रमुख बात ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम चलते हैं तो भगवान शंकर का स्थान का सबसे प्रमुख जो गण होता है वो होता है भैरव। आप लोग काशी जाइए तो काशी का जो कोतवाल, वहां का जो भैरव है, तो भैरव भगवान शंकर के गण के रूप में विख्यात है। शायद अधिकतर लोग ये नहीं जानते होंगे कि आगरा शहर में 4 भैरव भी हैं। मध्य में एक बटुक भैरव के नाम स्वरूप में हमारे यहाँ पर एक स्थान उनको मिला हुआ है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सबसे प्रमुख बात है कि हम ताजमहल को ही हम इंगित करके अगर शिव मंदिर के रूप में देखें तो क्षमा कीजिए, ये उचित नहीं है। बल्कि मैं बता देता हूं परमहंस जी का दावा जो कुछ भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, अगर वो इसको कंट्रोवर्सी, अगर विवाद के रूप में देख रहे हैं और विवाद करना चाहते हैं तो विवाद उनके इस वक्तव्य से नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसा कि बीबीसी, आप बीबीसी फाइंड आउट कीजिए, गो फॉर द बीबीसी, और आप उसमें ताजमहल का आप लेकर के आइए तो उसमें बाकायदा एक रिपोर्ट बनी है, वहां के पत्रकार ने सर्वेक्षण किया। इसके अलावा जो आगरा शहर में पुरातत्व विभाग के जो अपने जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने वहां पर किया हुआ है कि ताजमहल वास्तविकता। अब ये प्रश्न, जैसे कि इन्होंने कहा कि भारत सरकार, तो ये तो अच्छा है एक प्रकार से अगर देखा जाए, भारत सरकार के ऊपर उनके उसमें केंद्र में जो है पाले में हमने बॉल छोड़ दी। अब आप निर्णय दीजिए कि तेजो महल है या ताजमहल है। जी एक बात बताइए, सबसे प्रमुख ऐसा तो नहीं है कि ये ताजमहल जी एक प्रयोगशाला बन चुकी है? जब भी कोई ऐसी चीज होनी होती बहुत है, अच्छा हर आदमी प्रश्न है। ताजमहल की तरफ ही क्यों चल देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हनुमान चालीसा पढ़नी है तो ताजमहल, जी अंदर नहीं जाने दिया तो ताजमहल। तो कहीं कोई ये प्रयोगशाला तो ताजमहल नहीं, प्रयोगशाला नहीं है सरोजी, मैं आपको स्पष्ट करूं, प्रयोगशाला नहीं है, छपास की बीमारी है। ये छपास की बीमारी है। जिन लोगों को छपने का समय नहीं मिल पाता है, जिन लोगों को कहीं व्यवस्था नहीं मिल पाती है, वो ताजमहल के पार्श्व में पहुंच करके आरती करने लगते हैं। अब भगवे की अगर आप बात करें, मैं गया था, मेरी भांजी आई थी, ऑक्सफोर्ड से आई थी, मैंने उसे दर्शन कराया। मैं यदा कदा मैं जाता रहता हूं, ऐसी बात नहीं है कि ताजमहल को भगवा देख करके रोका गया। मुझे क्षमा कीजिए, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि अगर भगवे को देख करके रोका जा रहा है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उन सुरक्षा कर्मियों के ऊपर जिन्होंने ये कहा, जिन्होंने उस भगवे को देख करके रोका। अगर आज आप भगवे को हमें रोकेंगे, क्षमा कीजिए, मैं गौरव जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आप भगवे को नहीं रोक सकते, आप रंग विशेष को नहीं रोक सकते। नहीं तो ताजमहल में तो किसी रंग का मतलब ही नहीं है। वहां तो सभी लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों के कपड़े पहन के जाते हैं। हम लोग ये माने या ना माने, लेकिन विश्व में आज अगर हिंदुस्तान जाना जाता है तो शायद किसी भी रूप में अगर हम लोग देखें, मैं कई सारे देशों में घूम चुका हूं और जब मैंने हिंदुस्तान की बात की तो सबसे पहला आदमी नाम लेता ताजमहल। ताजमहल मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको वो जाना जाता था
हिस्टोरिकल प्लेस है। गौरव जी पहले पूरी बात होने दीजिए, पहले पूरी बात। सातवां अजूबा है ये हम लोगों की गौरव जी, ये हम लोगों की ही परेशानी रही। क्षमा कीजिए, आज अगर हम केंद्र में हैं, आज अगर हम सत्ता में हैं, और सत्ता हमेशा इतिहास उसका लिखा जाता है जो जीतने वाला होता है। हम आज की समय में अगर इतिहास में हैं, अगर हम केंद्र में हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारे हाथ में है, तो इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए, पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? पुनर्लेखन नहीं हो रहा है, सही के आधार पर हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप अरे भैया, तो ये तो उत्तर प्रदेश का मसला ही नहीं है भाई गौरव भाई। 2 याचिकाएं इस बारे में डाली गई, ताजमहल या तेजो महल है, दोनों याचिकाएं खारिज होती हैं। आगरा शहर में भी शायद कलेक्ट्री में, आगरा शहर की दीवानी में भी ये केस चला था। पीछे अगर आप लोगों ने देखा हो तो आगरा शहर की दीवानी में भी ये केस चला था। आपने जैसा कहा कि हम लोग ये थे, हाँ, लेकिन विश्व की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आज की डेट में अगर आगरा शहर में आज की समय में देखा जाए पर्यटन के दृष्टिकोण से, हम लोग उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे कि पर्यटन के दृष्टिकोण से आगरा में ताजमहल है तो यहां पर होटल लॉबी, होटलों को व्यवसाय मिलना चाहिए, इसके बारे में हम लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हमारे जनप्रतिनिधि लोग क्यों नहीं आगे बढ़ करके आ रहे हैं? मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। नाइट विजन क्यों नहीं रखा जा रहा? गंभीर है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि अपने गौरव जी, आगरा में आप सरकार के विषय में कह रहे हैं। बहन जी, मैं सरकार के विषय में नहीं कह रहा हूं, मैं आपको, चूंकि आप प्रतिनिधि हैं, मैं आपके ऊपर मैं कह रहा हूं, उसी बात को आपको बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं, जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ जनता की भी है, उनके विकास की है, उनके स्वास्थ्य की, उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की। मैं हर बात इस बात को स्वीकार करने को तैयार हूं, और उनके लिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए माननीय योगी जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट रखिए, पर्यटन के लिए। अगर ताजमहल हमारे पास में है, अगर हमारे पास में एक ऐसी चीज है जिसको हम बेच सकते हैं, अगर हम उसको आगे लेकर के चल सकते हैं, आज की डेट में हम ताजमहल को, चलिए हम नहीं मान रहे, लेकिन हमारे पास में आज के समय में एक धर्म भी एक व्यवसाय हो गया आज की डेट में। रिलीजन, मैं सुन लीजिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, गौरव भाई बहुत बड़ी बात, मैं दूसरी बात कहूंगा, धर्म आज ब्रांड हो गया है, बाजार आप आइए, प्रतिस्पर्धा हो गई, प्रतिस्पर्धा हो गई। आज मैं सिर्फ इसलिए चालू हो गई कि हिंदू धर्म अच्छा कि मुस्लिम धर्म अच्छा। देखिए ऐसा है, पहली मैं उस चीज को एक मिनट समझिए, मैं जहां रोक रहा हूं, मैं उस चीज को स्पष्ट करूं कि धर्म व्यवसाय का अभिप्राय शायद आप लोग स्पष्ट कर लें। धर्म से मतलब नहीं है, बल्कि धर्म में प्रयुक्त होने वाले जो संसाधन है उनका बाजार बहुत बड़ा हो गया। तो आप ये मत सोचिएगा कि धर्म का बाजारीकरण हो गया। मैं चीज इसको स्पष्ट कर दूं, अब आप आगे करिए। नहीं, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ताजमहल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वो मोन्यूमेंट है जिससे सबसे ज्यादा विदेशी अर्निंग होती है, और जैसा भी आपने कहा कि इसको हम बेच सकते हैं, हम उसके लिए क्या क्या योजनाएं ला सकते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पर उसकी छवि किस प्रकार की बनाना चाहते हैं। अगर ताजमहल की स्थिति यही बनेगी तो जो विदेशी पर्यटक है कहीं ना कहीं इससे भ्रमित होंगे। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकार हो, जो लोग जिनकी जिस प्रकार की भी आस्था है, ताजमहल ताजमहल ही है। और एक चीज़ और बता दूं गौरव जी, 1632 में राजा जयसिंह मिर्जा जी ने जो जगह है उसको बेचा था, और उसके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जयपुर के म्यूजियम में रखे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप जानकारी करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, आप बार बार एक इस तरीके की राजनीति बन गई है कि साहब आक्रांता आक्रांता आक्रांता। हम इस बात को क्यों नहीं मानते कि वर्तमान परिस्थितियों में देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, लेकिन आज देश सर्वोपरि है। परमहंस जगत गुरु जी पहले भी एक घोषणा कर चुके थे, उन्होंने कोई अपनी एक डिमांड करी थी जिसके लिए उन्होंने ऐलान किया था कि साहब मैं जल्द समाधि ले लूंगा। नहीं, उस बात पे भी आएंगे, लेकिन समझ में नहीं आता। आज जिस तरह की अभी बहुत अच्छी बात कही महन जी ने कि कुछ लोगों को स्पेस चाहिए, जब उनको स्पेस नहीं मिलता है तो वो इस प्रकार की क्रियाओं को अंजाम देने के लिए राजा हरि सिंह जी की बात की, जी राजा हरि सिंह जी की बात की। नहीं, राजा हरि सिंह तो कश्मीर से मामला है ना, मैं ताजमहल से जिस संबंध नहीं, आप अपना कान ऐसे करके पकड़े तो ठीक है। अरे भाई मैं क्या कान, मैं तो इतिहास बता रहा हूँ। मैं बताया सही बताओ, आप बताओ। हम चर्चा को फिर यही लाते हैं। समी अगाई साहब ने बहुत बड़ी बात करी कि शक्लो सूरत नाम पहनावा जुमा अपनी जगह, फर्क वरना कुछ नहीं इंसान और इंसान में। बहुत जल्दी एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा यहीं से शुरू होगी, छोटे से ब्रेक के बाद।
जी हाँ, फिल्में जो जज्बात बयां करती हैं। कैसे चंद घंटों में उतर जाती हैं आपके दिल में? क्या बनाता है उन्हें बेहद खास? किस तरह होती है फिल्में हिट या फ्लॉप? कैसे होती है फिल्में 100 करोड़ के पास? फिल्में जो आपको जोड़ेंगी आपकी जिंदगी से। होगा फुल एंटरटेनमेंट बॉलीवुड अंदाज में। फिल्मी सफर पर चलने के लिए हो जाइए तैयार। सिने रेटिंग्स, फिल्मी अंकों की दुनिया, मेरे यानी वर्षा चावला के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। डिबेट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। गौरव राजावत अभी थोड़ा अपने तल्ख लहजे से बात कर रहे थे और हिंदुत्ववादी जो परंपरा है, उसको सनातनी परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। समी अगाई साहब ने भी काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं। अब समी अगाई साहब से एक मेरा प्रश्न है। समी अगाई साहब, कहीं लगता है कि ये सारी की सारी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पे 2022 के इलेक्शन की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी नजर आ रही है कहीं इसमें? नहीं, 2022 का चुनाव तो हो गया, 2024 की तैयारी है। और मैं आपको एक अभी भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 2022 के जो चुनाव हुए और जब उस चुनाव की समीक्षा हुई तो उस समीक्षा में 57 विधायक जो हार गए, 11 मंत्री हार गए, एक डिप्टी सीएम हार गया। इस पर भारतीय जनता पार्टी में बड़ा गहन चिंतन हुआ कि भाई ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं कि जिसके कारण हम पूर्ण बहुमत में 325 में होने पश्चात हम 257 सीटें जो हमारी नहीं आ पाई और हमारे इतने मंत्री भी हार गए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भविष्य की अपनी तैयारी करने के लिए इस प्रकार के मामलों को ज़्यादा तूल देने का प्रयास कर रही है। जैसे अभी नवनीत राणा जी का आपने देखा, महाराष्ट्र में नवनीत राणा सांसद हैं अमरावती से, और उन्होंने एक ऐलान किया कि भाई मैं मातोश्री पर जाके हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। भैया, जिसको भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपने कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने, अपने कोई भी धार्मिक रिलीजियस अपनी प्रैक्टिस करनी है, वो अपने उसके स्थान है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा है। स्वागत करता हूँ समी भाई की बात का, स्वागत करता हूँ समी भाई की बात का। समी भाई ने कहा है कि अपने अपने स्थान है। तो इस देश में सालों से जो किया जा रहा है, जो इतना बड़ा एक आतंकी अंदाज में उसको प्रेषित किया जा रहा है, तो वो क्या है समी भाई? हिंदुस्तान की सड़कों पर हो रहा था, चाहे वो बारह वफात के नाम पे हो, चाहे वो सभ्य रात के नाम पे हो। आप मुझे बता दीजिए, एक स्थान है, एक स्थान है। मेरी बात सुनिए, 12 वफात का मैं बताइए सर, मेरी बात सुन लीजिए ना। आप जिस बात की बात कर रहे हैं, आपने अभी एक भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल रिपोर्ट है, तो भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट आपसे आप पे कहां से आई? जरा मुझे इतना सा बता दीजिए। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हैं कि अपनी जीत से हम इतने उत्साहित हैं कि जिन हारों को आप चेक कर रहे हैं ना, ये समी अगाई जी का दोष नहीं है। अच्छा, इस उत्तर प्रदेश के अंदर खिसियानी बिल्ली से खंबा नोच रही है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, अब मैं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ अमित जी, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बता रहा हूँ कि इस उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और योगी आदित्यनाथ जी की इस जनता के उस सरकार ने जो किया है, चाहे वो कोविड हो, राशन की परंपरा हो, हमने कभी सामुदायिक भावना पर, हमने जाति और धर्म विशेष को देखकर हमने कोई बंटवारा नहीं। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, अपने प्रदेश के नागरिक की। आपने सरकार, आपने अपने प्रदेश के नागरिकों की जिम्मेदारी का निर्वहन किया। आपने बंटवारा किया, चाहे वो अखलाक हो, अखलाक की बात हो, नोएडा के अंदर आपने बंटवारा किया, हमने बंटवारा नहीं किया। आपने मुजफ्फरनगर के नाम पर हिंदुओं को दमन, उनका शोषण करने का काम किया। आज जब वो खड़ा हुआ है तो आपको डर लगने लगा है, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रही है। आप समी भाई ने कहा, कोड किया भारतीय जनता, अमित जी पहले समी भाई ने कोड किया
भारतीय जनता पार्टी सभी भाई मेरे भारतीय जनता पार्टी हर आदमी का अपना अपना आंदोलन है, इसमें आपको क्यों ये गुस्सा? दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चिंतन की पार्टी है, ये अटल जी के बलिदान की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं साहब, ये भारत की जनता की पार्टी है, जो भारत की जनता के लिए। तो आप भारत की जनता पार्टी है, तो उसको कोई मना थोड़ी कर रहा है। इससे पहले सो रहा था हिंदू। नहीं सुनिए, मैंने क्या बोला, भाई आज हिंदुत्व लगाने की आवश्यकता कहाँ से आ गई? अपने अधिकारों का जो हनन हो रहा था उसको भाई सुरक्षित क्या हनन हो गया? आज खड़ा आप हुआ बताओ। है क्योंकि उसको पता है। आप कि बताइए, उसका- क्या हनन आज हो रहा था? उसका नेतृत्व योगी कर रहे हैं और उनका नेतृत्व मोदी कर रहे हैं। भाई योगी जी करें या मोदी जी करें, कोई भी देश का नेतृत्व कर रहा है। जिस विषय के लिए हम बैठे थे, जी तो जगत गुरु जी ने एक बात और कही अपने कोट में। जी। एक तो उन्होंने कहा ही कि साहब मैं भगवा वस्त्र धारण किए होता जी, नहीं, जी। भगवान मुझे व्यक्ति नहीं, नहीं, उन्होंने अवस्थी जी, आप भगवा पे एक बात कहना चाहता हूं। अभी सनी भाई ने जो कहा, पहले भाई सनी भाई ने सनी भाई ने जो बात भाई कही, इतने जज्बाती मत हो एक यार। बात और उन्होंने कही कि मैं तो यहाँ शिव जी के का दर्शन करने आया था, और जो इतिहास में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, इतिहास में, तो क्या इतिहास में आज तक ये गलत पढ़ाया जा रहा था? क्या वो ये ज्ञान देने आए हैं कि यहाँ पे शिव मंदिर है? आप उन बच्चों को, उन बच्चे जो भी बड़े हो रहे हैं, उनकी मानसिकता को किधर की ओर लिए जा रहे हैं? अच्छा गौरव भाई, इसके साथ ही मैं एक बार ऐड कर रहा हूँ, परमहंसाचार्य जी का पुराना इतिहास है। ये वही परमहंसाचार्य जल समाधि ले रहे थे अयोध्या में, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और मुसलमानों की नागरिकता समाप्त की जाए। इस विषय पे यही परमहंस आचार्य जी का अपना क्या कथन है, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन जो अवस्थी जी ने कहा Yes, कि वो exactly, क्या आइए। बताना चाह रहे सुन लीजिए, Yes, मैं उस पर आ रहा हूँ। उस पे तो आइए। मैं भारत के हिंदुस्तान की संरचना को हम अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है साहब। हमें पता है, सनातनी के अनुयायी और हिंदुत्व के प्रखर प्रोग्राम को जो बात पढ़ा है कि इस देश का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए संकर है। हम वो सनातनी परंपरा के अनुयायी हैं। गुरुजी यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए कंकड़ कंकड़ संकर है और हमारे लिए हर बूंद गंगा है। इतिहास हम में उसको क्या पवित्र पढ़ाया तत्व जा रहा था मानते हैं। सरोज इतिहास जी, मैं बता देता हूँ इतिहास में क्या पढ़ाया जा रहा है। वो ये पढ़ाया जा रहा था अभी तक, आप मेरी संस्कृति से अगर मेरे विचार से बात करें तो हमारे पूर्वज पहले बंदर थे। इतिहास में तो ये पढ़ाया जा रहा है। अगर हम साइंस के या हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे पूर्वज बंदर थे, वो तो सबके पूर्वज बंदर थे। लेकिन जब हमारे भी सबके हमारे मतलब सबके इतिहास की बात सुनिए। अब इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास में, गौरव जी एक मिनट, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इतिहास में तो ये पढ़ाया गया है, मैंने भी पढ़ा है कि हमारे पूर्वज पहले बंदर थे। लेकिन जब मैं अपनी वैदिक सनातन परंपरा से जुड़ा और वहां से जुड़ करके जब मुझे पता लगा नारायणम पद्म भौम वैश्यम तत्पुत्र शक्तिं च पराशरं च, कि नारायण हुए, नारायण के पुत्र हुए, ब्रह्मा, ब्रह्मा के जो है शक्ति हुए, शक्ति के पराशर, पराशर के व्यास, व्यास के शुकदेव, शुकदेव के शिष्य हुए गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य के गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य के शिष्य हुए शंकराचार्य, और शंकराचार्य जी के 4 शिष्यों में से एक मैं श्रृंगेरी पीठ के बीच में, मैं महंत योगेश प्रिया आपके बीच में बैठा हूं। तो मेरे पूर्वज तो बंदर नहीं थे। तो जो इतिहास जो पढ़ाया जाए वो डार्विन का मत हो सकता है, लेकिन क्या आवश्यकता नहीं है? अगर इतिहास ने जो गलती की है तो हम उस गलती को क्यों दोहराएं? आज मैं पुनः उस बात पर आऊंगा अमित जी कि जो मैंने कहा कि अगर आज हम लोग सत्ता में हैं, आज हम लोग केंद्र में हैं, तो आवश्यकता है कि देश को सच का पता लगे। और वह सच का पता अगर यह पता लगता है कि ताजमहल पर अगर एक शिव मंदिर था जो कि वर्तमान में जिसको हम लोग नकार रहे हैं, तो उसका एक शोध किया जाए, उसकी एक सारी व्यवस्था की जाए और उसको व्यवस्थित करके उसको स्थापित की जाए। अगर हम लोग सत्ता में है तो सबसे प्रमुख बात है, इतिहास हमेशा उनका परिचय देता है जो विजेता होते हैं। आप विजेता कैसे हुए इट हार्डली मैटर, चाहे वो औरंगजेब हो। परमहंसाचार्य जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं आप कि भाई होना चाहिए, शोध होना चाहिए, शोध होना चाहिए। शोध और हो चुका शोध है। होने के लिए मैं भारत सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा, आप कर भी रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से गौरव जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं, इन्हीं के माध्यम से हम कर देते हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हम और आप लोग हम समर्थन करते हैं, हम समर्थन कर रहे हैं, मैं समर्थन कर रहा हूं इस बात का। मैं दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर खारिज हो चुकी हैं। एक पूरा का पूरा शोध किया नागेशोक ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो मेथोडोलॉजी थी उसको खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं है। गौरव जी बैठे हैं, गौरव जी कह रहे हैं शिव मंदिर है। नहीं, मैंने नहीं कहा। देखिए आप अगर मुझसे आप अमित जी तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, मैंने नहीं
नहीं समर्थन कर रहे हैं। मैंने ये कहा, सुनिए, मैं देश के संविधान का कोई भी अगर उसका आलोचना करता है या उसके संविधान को नहीं मानता तो उसका समर्थन नहीं करता हूँ भाई। तो यहाँ संवैधानिक कोई व्यवस्था का मामला ही नहीं है संवैधानिक व्यवस्था। आप बताओ, संवैधानिक व्यवस्था का मामला ये है कि संविधान के तहत ही सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स वहाँ उन्हीं कानून के तहत लगाई गई है, जैसे सुनिए, जिसका वहाँ सुरक्षा का दायित्व बनता है। बिल्कुल। और उस सुरक्षा के दायित्व के कारण जो अब तक प्रथम दृष्टया मुझे पता है, मैं अपने वाक्य को बोल रहा हूँ, मुझे जितना पता है कि उनके दंड की वजह से, जो उनका दंड उनके हाथ में था, धर्म दंड था, उसको लेकर अतिशयोक्तियां थी कि ये लोहे का हो सकता है, सुरक्षा कारणों से, मेटल डिटेक्टर की आवाज से उन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। मैं आपको करेक्ट कर दूं, ब्रह्मदंड जो होता है वो हमेशा लकड़ी का होता है। शंकराचार्य जी के पास मैंने क्या कहा, जो वो लोग कह रहे हैं भाई गौरव भाई, रुकिए ना, अरे सर सुनिए ना, जी। जो वो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। एक चीज बताइए, मेरा प्रश्न पूरा है ना, आप जवाब दीजिएगा। परमहंसाचार्य जी का जो भी वक्तव्य है, शिव मंदिर है, मुझे भगवा कपड़े पहना हुआ, मुझे अंदर नहीं जाने दिया, कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी गौरव राजावत को नजर आ रही है व्यक्तिगत तौर पे? नहीं, इसमें मुझे कंट्रोवर्सी का माध्यम में आपको बताता रहूं, वो क्या हो सकता है। इस देश में एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, जो समी भाई ने कहा कि 2024 की तैयारी। नहीं, समी भाई नहीं थे, बात तो सुनिए सर, बोल रहे थे अमित जी, सनातन संस्कृति गौरव जी ने ये कहा कि ये जो बनाया गया ये चौथे स्तंभ का काम है। मैं नहीं कहा, स्तंभ ये दिखाता, रिकॉर्डेड आपके चैनल में रिकॉर्डेड है, मैंने नहीं कहा। मैं चौथे स्तंभ का सम्मान करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता उसका सम्मान करते हैं, मैंने उन पर सवाल निशान नहीं लगाया। मैंने ये कहा कि इस घटना को भी अगर सत्य और असत्य की बात है तो आपने उठाया, उसकी जांच प्रक्रिया केंद्र से हो रही है। दूसरा विषय मैं यही बोलना चाह रहा था मैन जी कि हमारा कभी भी दंड लोहे का नहीं होता है। अब दो कंट्रोवर्सी, सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि लोहे का था। मैं इसमें गौरव जी आप 2 मिनट सुनेंगे को तो कोई भी अधिकारी इस बात, अरे 2 मिनट सुनेंगे आप। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने काम कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने भी, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, माननीय गृह मंत्री जी ने भी और माननीय योगी जी ने भी, वो सरकार नहीं है जो सेवई में लोग चले जाएंगे और धनिया दीना देकर अपने आप को बचा लेंगे। सुन लीजिए, ये वो सरकार है, अगर किसी भी धार्मिक भावना पर, किसी भी धार्मिक स्थल पर या किसी भी पौराणिक स्थल पर अगर आप इस प्रोपेगेंडा को रचेंगे, किसी भी क्रूर मानसिकता से रचेंगे तो सुन लीजिए उस मानसिकता को काम हम लोग करेंगे। रचने वाला ना तो कोई मौलाना है, ना किसी इमाम बुखारी है। आपके शब्द रचने वाला, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रची गई है, पर जो व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे वो परमहंसाचार्य हैं, सनातन संस्कृति के ध्वजावाहक। परमहंसाचार्य जी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। आप कह रहे हैं ना रचने वाला। अब उनने क्या कहा कि मुझे सिक्योरिटी वालों ने रोका, तो हो सकता है उसमें से किसी की मानसिकता को कोई प्रेरित हो सकता है, जांच होगी, जो दोषी पाया जाएगा। समी भाई जवाब दीजिए। जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि अभी गौरव जी सारी डेफिनेशंस बड़े भावनात्मक रूप से बता रहे थे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जगत गुरु जी वहाँ पहुँचे और उनका मतलब एक स्टेटमेंट है कि मैं सिर्फ 3 मिनट रुका, मान लो किन्हीं कारणवश सिक्योरिटी को ये लगा कि भाई ये जो इनके पास दंड का वो है वो शायद लोहे का हो सकता है, तो उसकी वो जांच करा सकते थे, जांच करा के उनको अंदर दे दिया था। लेकिन जो प्रश्न सबसे बड़ा है वो ये है कि उन्होंने कहा मैं महादेव के दर्शन करने जा रहा हूँ। अब ताजमहल में महादेव तो कहीं है नहीं, इसी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है सिक्योरिटी वालों को लगा हो कि भाई महादेव जी तो अंदर ताजमहल में है नहीं, इसलिए उन्होंने उनको रोका हो। इसके पश्चात भी मिस्टर राजकुमार पटेल जो ASI के चीफ हैं आगरा में, उन्होंने उनसे जब मैंने उनकी डिबेट सुनी तो उन्होंने उसको कहा कि साहब अगर कोई त्रुटि हुई है तो मैं इसकी जांच करूंगा। और वो जांच सुन लो, आप सुन तो लो, आप सुनोगे ही नहीं भाई, सुन लो। सवाल यह है कि जब वो जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा, जो भी दोषी होगा उसको दंड मिलेगा। आप जिस बात को कह रहे हैं कि किसी मानसिकता के तहत, तो भाई मानसिकता CISF के कमांडेंट वहाँ मौजूद हैं, जो फोर्स उस टाइम वहाँ लगा हुआ था उसकी जांच करिए वो कौन लोग हैं, यही जब तो कोई वास्तविक स्थिति निकल के आएगी। सिर्फ आप एक परसेप्शन क्रिएट कर दें कि भाई ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। गौरव जी, वस्तु स्थिति ये है कि जो भी मैंने दोहराया था कि केन प्रकार देश के अंदर बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, स्वास्थ्य, सड़क, जिस सारी जो समस्या हैं उन पर कहीं कोई चर्चा ना हो
और हम लोग एक मिनट गौरव भाई जवाब दीजिए, जवाब देना, जवाब नाम पर सरकार को बात करेंगे, आप सरकार को अब आप अगर बात नहीं करने दोगे तो बात थोड़ी महंगाई की बात करें तो माननीय मोदी जी ने कल भी मन की बात में बोला है, कल भी मन की बात में बोला है। आप गैर भाजपाई प्रदेशों की सरकार को निकाल के देख लीजिए कि उनका पेट्रोल पे कितना टैक्स है खुद का, आप वो निकाल के देखिए। सुनिए और सुनिए समी भाई, आप बार बार भाजपा को आप टारगेट करेंगे ना। नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। नाम लिया, आपने नाम लिया ताजमहल के नाम पर, आप भारतीय जनता पार्टी को सुन लीजिए। मैंने तो कुछ नहीं कहा भाई, मैंने तो ये कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा, आपने कहा बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी आपको पता है हम लोगों ने कितना रोजगार उत्तर प्रदेश में 1 महीने में दिया है? 9 लाख लोगों को टैबलेट बांटने का काम उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने किया। छात्र छात्राओं को सुन लीजिए, आने के बाद तत्काल प्रभाव से दरगाह भर्ती में अच्छा, अगर 9 लाख आप जब टारगेट बनाएंगे सर तो मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उपलब्धियां बताने को है, आपके पास उपलब्धियां बताने को है। अमित जी उपलब्धियां बताने को है। वो महंगाई आप समी भाई वो महंगाई बेरोजगारी को भाई मैं आपकी उपलब्धियों को कोई डिनाई थोड़ी कर रहा हूँ। छोटा सा सवाल मेरा भी, आपने कहा कि जब कभी भी ऐसा कुछ होता है, जब भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हिंदुस्तान में क्रिएट होती है जी, तो लोग यही कहते हैं जो आपने कहा कि साहब इन चीजों से मुद्दा हम उधर निगाह ना उठा के मुद्दा भटका दो और जनता को गुमराह कर दो। जी, क्या ऐसा होता है वास्तविकता में? नहीं देखिए अभी ऐसा है आप ये बताइए, रोजगार भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। नहीं सुनिए आप, अभी गौरव जी कहेंगे कि आप टारगेट कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, उससे पहले कोविड आया। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जिस प्रकार से कोविड के अंदर मिसमैनेजमेंट हुआ? शमी जी मैं आपको रोकूंगा। ठीक पूरे है। विश्व को अगर देखा जाए तो नहीं, पूरे विश्व के हालात मैन जी, में जर्मनी, रशिया जी, जो कि वेल टेक्निकल सिटीज है, वहां का हश्र देखिए और हिंदुस्तान का मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार के प्रयास नहीं थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने प्रयास नहीं किए, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं थी कि लोगों को बेड। बहुत जल्दी मैं मैन जी के पास आ रहा हूँ। मैन जी आरोप लगा रहे समी भाई बेरोजगारी, भुखमरी, इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। आध्यात्मिक संत हैं, एक धर्मगुरु के रूप में आगरा में जाने आते हैं, आपका क्या व्यक्तिगत तौर पे क्या मानना है ऐसा? देखिए कहीं ना कहीं चुनावी के अपने प्रोपोगंडे होते हैं, हर चुनाव के होते हैं, और केवल इन्हीं पार्टी के नहीं बल्कि हर पार्टी हर व्यक्ति का अपना अपना एक हिंदुत्व का एजेंडा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर एक पार्टी का एजेंडा अलग है, एक संघ का एजेंडा अलग है, विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा अलग है, आप एक आम व्यक्ति का एजेंडा देखेंगे तो उसका एजेंडा अलग है, मुझ आध्यात्मिक व्यक्तित्व का आप एजेंडा देखेंगे तो उसका व्यक्तित्व का एजेंडा अलग है। जी भाई, हर व्यक्ति का एजेंडा अलग अलग है। पार्टीज कहीं ना कहीं अगर इन मुद्दों को भुनाने का भी काम कर रही है, लेकिन अगर उसका ध्येय अच्छा है, अगर उसका लक्ष्य अच्छा है कि अगर ये इनके इन प्रकार हम सत्ता में आ करके, सत्ता को धारण करके, सत्ता को ग्रहण करके अगर हम सर्व समाज का भला कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे एजेंडों में कोई बुराई नहीं। मतलब सियासी इच्छा शक्ति जो है अंत भला तो सब भला। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। द हैप्पी एंडिंग इज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। दूसरी चीज, एक चीज, गौरव जी एक मिनट, अभी तक आपने जो बात कही, शमी जी ने जो कहा कि कोविड के टाइम में साहब आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। 130 करोड़ के ऊपर हम लोग हैं, मतलब अर्थात लगभग हम 150 के आसपास में है, ज्ञात अज्ञात, ये तो वो है जो सर्वेक्षण हमें प्राप्त है, और जो नहीं है आंकड़े, उनमें क्या स्थिति है। अगर आंकड़ों के आधार पर अगर हम लोग जाए तो आप सोचिए इटली, रशिया, जापान, अपना अमेरिका का सिस्टम खत्म हो गया। आप सोचिए उस कोविड को अगर वहां की जनहानि के आधार पर अगर हम लोग भारत में रखा जाए, शमी भाई बात समझिए, अगर उस कोविड के आंकड़े को अगर हम लोग यहां के आंकड़ों में रखा जाए, उपलब्धि है, मैं मानता हूं कि हमारी सरकार की उपलब्धि रही हो या न रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भारत केवल और केवल इस आधार पर उपलब्धि रही है, सरकार की उपलब्धि रही है। सरकार ने आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है जिसको वैक्सीनेशन। गौरव जी सरकार की उपलब्धि रही हो या ना रही हो, सरकार की उपलब्धि, आप जिसकी बात कर रहे हैं अवस्थी जी, आपने बोला कि आपने कहा कि प्रोपेगेंडा सेट करते हैं चुनाव का, तो साहब हमें बता दीजिए, जहांगीरपुरी हमने तो नहीं, कौन सा व्यक्ति है, हमने तो नहीं किया, करौली हमने तो नहीं किया, अरे छोटा सा घर चलाना होता है तो
पे क्यों नहीं आते? अरे आप इस बात पे क्यों नहीं आते गौरव जी, साहब? पहले पूरी बात होने दीजिए कि सरकार की उपलब्धि रही हो या न रही रही हो। है महंत जी। आप कह रहे रही है, मैं कह रहा हूं रही हो या आप इसको स्वीकार नहीं करते रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सरकार की उपलब्धि मैं समझ रही रहा हो। हूं। एक मिनट, पार्टी को रिप्रेजेंट मैं किसी पार्टी का किसी नहीं, पार्टी आप नहीं। मुझसे जबर आप मुझसे जबरन आप जब मुझसे जबरन नहीं बुलवा सकते। आप मुझसे जबरन नहीं बुलवा सकते। मोदी जी का ऑक्सीजन बनाया हुआ सिलेंडर की टीका, कमी आगरा जब शहर में टीका रही। अगर कोविड का किसी ने लगवाया तो वैक्सीनेशन से महाराज जी भी वंचित मैं नहीं रहे। बिल्कुल रहा। महाराज जी वंचित मैंने नहीं रहा, कहा, इनके कोई धर्म सरकार भी वंचित की- नहीं रहा। आप शायद मेरी बात- वैक्सीनेशन तो सबने लगवाया है ना। सरकार सरकार की उपलब्धियां है साहब, वो धर्म को- सबसे प्रमुख बात सरकार की उपलब्धियां उपलब्धि रही हो या न रही हो, लेकिन हाँ एक इंसानियत की उपलब्धि हमारे देश में देखी गई। सबसे प्रमुख बात मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि पूरे देश में अगर जिस समय व्यक्ति भूखा मर रहा था तो उस समय पर अगर कहीं राशन की व्यवस्था की तो सरकार ने अपने स्तर पर की, लेकिन उसके साथ में हम लोगों ने भी एक आम समाज के हर वर्ग ने बिल्कुल। हर वर्ग को बिल्कुल, उस समय बिल्कुल। ना जात पूछी ना कोई- कुछ और कोई पूछा, नहीं, केवल कुछ नहीं। और केवल ये सर्व काम संसाधन इंसानियत मोदी मुहैया जी ने कराए। भी किया। जब राशन दिया तो जात और धर्म पूछा वो नहीं। काम नहीं, था, वैक्सीनेशन सरकार की दिया, जिम्मेदारी है भाई। सरकार की वैक्सीनेशन जिम्मेदारी दिया है। तो जात और धर्म भाई पूछा गौरव नहीं। भाई, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो जात और धर्म पूछा आप- नहीं। सरकार किसी एक जाति और धर्म के काम कर ही नहीं सकती। सरकार तो आपने सबके लिए। आपने कहा कि हम सरकार- एजेंडा सेट कर रहे हैं। नहीं, सभी भाई आपने कहा कि हम एजेंडा आपके सेट कर घर रहे में हैं। आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा सभी भाई क्या का एजेंडा सरकार सेट की कर रहे हैं। जिम्मेदारी नहीं है कोई? आपने कहा सरकार भाई सरकार की जिम्मेदारी अभी मैं देखिए शमी- समाजवादी मैं एक मिनट, सरकार- मेरी बात समाजवादी सुनिए, सरकार की सुन जिम्मेदारी लो। थी। अभी समाजवादी योगी जी सरकार ने- की भी अभी- जिम्मेदारी अभी थी। सुनिए। समाजवादी सरकार की भी जिम्मेदारी थी। अभी योगी जी ने हिंदुत्व को बचाया जाए, एक आदेश हिंदुत्व को किया, बचाया जाए, एक आदेश जारी हिंदुत्व किया। को अभी बचाया सुन तो लो जाए, यार, ये भी बात सरकार की सुनो। जिम्मेदारी थी। फिर वही सरकार बात। की जिम्मेदारी थी कि मथुरा में भी हिंदुओं को बचाया जाए, तो सरकार की जिम्मेदारी तब गौरव जी मैं शमी जी की मैं गौरव जी अरे शमी जी बोले, मैं शमी जी की हर बात से सहमत हूं कि एजेंडा वाली अगर हम लोग बात करें तो एजेंडा शमी जी आप जब घर चलाते हैं तो आपका भी एक एजेंडा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल होता है, तो कौन अगर मना कर रहा है? एजेंडा होता है अरे तो भाई, अगर सरकार का अगर- अपना एक एजेंडा है तो उसमें गलत क्या है? भाई आप तो स्वीकार कर लिए ना, आप स्वीकार तो करिए। आप अरे समी भाई, अरे गौरव भाई, एक मिनट इस बात को स्वीकार हम करना तो मान चाहते रहे हैं। हैं। अरे आप तो बताएं। बात तो बात मैं करेंगे। बताइए। आपने स्वीकार कर लिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गौरव नहीं मानेगा। मैं बता रहा हूँ। गौरव नहीं मानेगा। अरे समय बताइए, हमारा क्या भाई स्वीकार करना है। चाहते हैं? आप क्या स्वीकार करना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। आप क्या स्वीकार करना चाहते हैं? क्या स्वीकार करना भाई चाहते अभी हैं? जैसा ही बात गई है। गौरव भाई भी अपने काउंटर जवाब दे रहे हैं, महन जी भी अपने जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा समी आ गई लगातार उनको काउंटर कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके तुरंत बाद वापस आ रहे हैं। फिल्में, जी हाँ फिल्में जो जज्बात बयां करती हैं। कैसे चंद घंटों में उतर जाती हैं आपके दिल में? क्या बनाता है उन्हें बेहद खास? किस तरह होती है फिल्में हिट या फ्लॉप? कैसे होती है फिल्में 100 करोड़ के पास? फिल्में जो आपको जोड़ेंगी आपकी जिंदगी से। होगा फुल एंटरटेनमेंट बॉलीवुड अंदाज में। फिल्मी सफर पर चलने के लिए हो जाइए तैयार। सिने रेटिंग्स